नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ नीतेश यादव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। पहले में इंट्रोडक्शन किया था, उसमें देखा था हमने इंडिया का ग्लोब पर इस पोजीशन क्या है और उसका एक्सटेंशन देखा था। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने कर लिया था उसका फिजिकल डिवीज़न में हमने हिमालय को देख लिया था। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान किन किन भागों में विभक्त है और कैसे कैसे किन किन नदियों से मिलकर बना है। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर को ज़रूर देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द उत्तरी भारत का मैदान, नदन प्लेन ऑफ इंडिया। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ग्रेट इंडियन प्लेन। तो जो इसका एक्सटेंशन है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। इसका जो एक्सटेंशन है पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा आज हम नहीं देखेंगे। इसका हिस्सा जो देखेंगे राजस्थान से लेकर और इधर यहाँ पश्चिम बंगाल तक। एक ये प्लेन यहाँ पर पड़ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर का बनाया हुआ है। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर जो आती है इसमें इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ हैं, उसके द्वारा इसमें जो मैदान बनाया तो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ पर जो राजस्थान से लेकर और पूरा ये गंगा का यमुना का जो प्लेन है, यहाँ पर यमुना का, और बाकी जो पंजाब हरियाणा वाला है, राजस्थान का जो डेजर्ट है, वो एक प्लेन का हिस्सा है, समतल मैदान का हिस्सा है, लेकिन वो यहाँ पर उपजाऊ नहीं है और रेतीला मैदान है, ठीक है। और यहाँ पर एक उपजाऊ हिस्सा है। तो इसको फर्दर डिवाइडेशन के साथ हम लोग देखेंगे। नदन प्लेन को देखते हैं कि कितने कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे वो थार का रेगिस्तान है, जो राजस्थान का है, वो थार का रेगिस्तान। ओके, उसके बाद देखेंगे पंजाब हरियाणा का प्लेन। पंजाब और हरियाणा का प्लेन जो सिंधु नदी के द्वारा और जो सतलज नदी, ब्यास नदी के द्वारा बनाया गया है, उसको देखेंगे। और इसके दोआब को क्या कहते हैं वो भी हम लोग फर्दर देखेंगे। ओके, उसके बाद गंगा के द्वारा जो बनाया गया मैदान है उत्तर प्रदेश से लेके बिहार और पश्चिम बंगाल में, और बाद बाकी जो बांग्लादेश में है वो अलग है तो इसी का पार्ट, लेकिन उसको मतलब इसमें नहीं देखेंगे, अपने देश में नहीं है वो। और ये इसको अगर डिवाइड करते हैं तो अपर गंगा का प्लेन, मिडिल गंगा का प्लेन और लोअर गंगा का प्लेन, 3 भागों में डिवाइड करते हैं इसको। ओके, उसके बाद जो लास्ट अपने यहाँ पर जो समतल मैदान है वो ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया, और कहाँ पर है, ये असम में है, इसको भी देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। इसका पहले डिवाइडेशन देख लेते हैं, कैसे डिवाइडेशन हुआ है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने उसमें पिछली स्लाइड में देखा था वो थार का डेजर्ट यहाँ पर है, राजस्थान में है, और फर्दर ये शेयर करता है पाकिस्तान के साथ भी। ये पाकिस्तान के साथ भी लगता है, लेकिन पाकिस्तान का आज हिस्सा नहीं देखते हम लोग। और ये सेकंड नंबर है, ये पंजाब हरियाणा वाला प्लेन है। पंजाब हरियाणा जो सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है, ब्यास और सतलज नदी के द्वारा मिलकर बनाया गया है। उसके बाद यहाँ से लेकर यमुना नदी तक तो इधर वाला हो गया, वेस्ट वाला पार्ट जो पंजाब हरियाणा वाला हो गया। इसके अगर ईस्ट में चलते हैं, गंगा वाला मैदान आ जाता है। गंगा वाला मैदान को फर्दर हम डिवाइड करेंगे, ये अपर वाला रीजन हो गया, वेस्ट यूपी वाला। उसके बाद जो मिडिल वाला है ये बिहार वाला हो गया, और लोअर गंगा का जो मैदान है वो पश्चिम बंगाल वाला हो गया। और यहाँ पर पड़ता है ब्रह्मपुत्र रीजन का, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया जो मैदान है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आया होगा आपको। पहला नंबर जो है थार का रेगिस्तान है, दूसरा जो पंजाब हरियाणा वाला है, तीसरा जो है अपर गंगा का मैदान है, और चौथा नंबर जो है वो मिडिल गंगा का मैदान है, जो बिहार का रीजन है, ईस्ट यूपी और बिहार वाला रीजन है। और जो 5th नंबर है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो लोअर गंगा का मैदान। ओके, फर्दर हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या था, थार का डेजर्ट। तो थार के डेजर्ट को हम लोग अच्छी तरीके से इसको देखते हैं कि थार का डेजर्ट जो रेगिस्तान है उसके बनने के क्या कारण हैं। आता ही हमारा समतल मैदान में है, लेकिन ये अनउपजाऊ कैसे है, उपजाऊ क्यों नहीं है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले थार के डेजर्ट को देखते हैं। ये थार का डेजर्ट का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपको ये पंजाब वाला रीजन दिखाई दे रहा है, पंजाब वाले रीजन के दक्षिण की ओर। ओके, और ये हरियाणा वाला रीजन है, हरियाणा के पश्चिम की। इसकी जो शुरुआत होती है पंजाब के दक्षिण से और हरियाणा के पश्चिम से, और पश्चिमी जितना भी राजस्थान है इस ये वाला,
ये भयंकर रेगिस्तान वाला रीजन है। यहाँ पर मतलब बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पर उपजाऊपन नहीं है। और यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो जैसे कीकड़ हो गया, बबूल हो गया, नागफनी हो गया, कैक्टस वगैरह यही होते हैं। यहाँ पर कोई सदाबहार वाले या पतझड़ वन नहीं होते हैं, या कटीले और नुकीले वन होते हैं। ठीक है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, उपजाऊ नहीं है ये वाला रीजन। पश्चिमी वाला हरियाणा और दक्षिणी पंजाब से शुरुआत होकर और ये पूरा पश्चिमी राजस्थान जितना है ये थार डेजर्ट के अंडर आता है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई वो क्यों हुई, तो इसका एक कारण है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका जो फॉर्मेशन होता है राजस्थान के रेगिस्तान का वो क्यों होता है। तो एक यहाँ पर पहाड़ी पाई जाती है जो गुजरात के पालमपुर से होके, देखिए मैप बनाते हैं एक बार। ये गुजरात है, ओके, यहाँ पर पालमपुर पड़ता है। यहाँ से स्टार्ट होगी एक अरावली हिल, अरावली नाम की पहाड़ी है जिसका सबसे ऊंचा शिखर जो है गुरु शिखर है यहाँ पर। और ये वाला दिल्ली वाला रीजन हो गया यहाँ, ठीक है, एनसीआर वाला रीजन हरियाणा से होके। तो जो जैसे मानसून आता है यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर क्या है, अरब सागर, अरब वाला सागर जो है, यहाँ से जो मानसून चलता है ऐसे करके, तो इसकी ये वाला मानसून चलेगा। ठीक है, ये जो मानसून चल रहा है वो अरावली हिल के पैरेलल चल रहा है, समांतर चल रहा है, जिससे टकराएगा नहीं और बिना टकराए हुए आगे बढ़ जाएगा हिमालय की तरफ। यहाँ पर ये हिमालय है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, तो ये हिमालय की तरफ चला जाता है आगे, लेकिन ये जो पैरेलल हो जाता है, इसके समांतर हो जाता है, ये अरावली श्रेणी जो है उससे टकराता नहीं है। तो यहाँ बारिश जो है ना, जो बादल होते हैं बिना बरसे हुए आगे निकल जाते हैं। जब इस वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होती है तो ये वाला यहाँ सूखा रह जाता है और रेतीला मैदान मतलब कि रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। तो ये कारण हो गया ये वाला जो रीज़न हो गया अरावली हिल पैरेलल टू मानसून विंड। जो मानसून की पवनें हैं अरब सागर से उठती हैं वो अरावली जो पर्वत है उसके समांतर चली जाती हैं। जैसे ये अरावली है और जो मानसून की पवनें हैं वो इसके समांतर होकर चली जाती हैं बिना इसके टकराए हुए। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पर डेजर्ट क्यों है। और यहाँ नदियाँ भी बहुत कम हैं। ठीक है, कौन सी नदी है यहाँ पर, लूनी नदी है। जो सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण नदी है यहाँ की वो लूनी रिवर है। ओके, इसको कहते हैं कि पहले इसमें जो जल रहता है वो प्योर वाटर रहता है, मतलब कि मीठा पानी रहता है। उसके कुछ आगे चल के बाड़मेर ज़िला क्रॉस करती है तो वहाँ से वो साल्टी हो जाता है, साल्टी वाटर हो जाता है, इसका नमकीन पानी हो जाता है। यहाँ पर जो इसके वेस्ट में मतलब नदन साइड में, लूनी रिवर के नदन साइड में जो कुछ महत्वपूर्ण लेक हैं जैसे कि डीडवाना हो गई, लूनकरण सागर और सांबर। सांबर जो है लेक है वो फेमस है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है जो सांबर लेक झील पड़ती है राजस्थान में। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंजाब हरियाणा का प्लान। पंजाब हरियाणा के प्लान को देखने से पहले हम लोग देखते हैं, इसको मैप में देख लेते हैं। पंजाब हरियाणा का प्लान पिछले वाले मैप में देखा था, ये देखिए यहाँ पर, ये वाला राजस्थान का प्लान है, वेस्ट राजस्थान। और ये दक्षिण वाला पंजाब का क्षेत्र है यहाँ पर, ये वाला भी यहाँ पर लगता है। ओके, दक्षिण वाला पंजाब हो गया। और ये पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब से शुरू होता है। और ये राजस्थान का वेस्ट वाला पार्ट हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया। और इधर जैसलमेर, बाड़मेर, ये बहुत भयंकर रेगिस्तान है यहाँ पर। इसके बाद ये पंजाब हरियाणा वाला प्लान जो है, यहाँ पर यमुना रिवर है, यहाँ पर यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है, ये वाली। इसके जो वेस्ट में जो ये वाला है, ये वाला पंजाब और हरियाणा का प्लान है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, सतलज रिवर यहाँ से जाती है, सतलज यहाँ ब्यास जाती है, वो सतलज में मिलती है। ओके, और बाकी ऊपर रावी है, झेलम है और चिनाब रिवर है। उसके बाद ये सिंधु नदी जा रही है। इसके द्वारा जो बनाया गया ये वाला मैदान है वो पंजाब और हरियाणा का मैदान है। ये यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जो अपने देश के अंदर है वो पंजाब और हरियाणा वाला है। ठीक है, तो इसको जो डिवाइड किया गया फर्दर दोआब के क्षेत्र में किया गया है। दोआब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ दोआब का मतलब समझेंगे। दोआब क्या होता है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के भी, जैसे कि एक नदी है ये है, ठीक है, एक नदी ये जा रही है और ये दूसरी नदी ये जा रही है, तो इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको दोआब कहते हैं। मतलब दोआब होता है दो नदियों के बीच की जगह। अगर 3 और 4 जैसे कि पंजाब का नाम कैसे पड़ा हुआ, यहाँ पर 5 नदियाँ हैं। पहली कौन सी, सिंधु है
झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। 5 नदी हैं। 5 नदी होने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? पंजाब पड़ गया। पहले पंजाब का क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ करता था, हरियाणा वगैरह और जो आज पाकिस्तान में पंजाब है, ये सारा मिला के क्या होता था? पंजाब हुआ करता था ना। तो यहाँ से 5 नदियाँ निकल रही हैं, तो 5 नदियों के बीच की जगह को पंजाब कहते थे। जैसे कि 2 नदियों के बीच की जगह को क्या कह रहे हैं? दोआब कहते हैं। उसी प्रकार 5 नदियों के बीच की जगह को पंजाब कहा करते थे। तो ये जो 5 यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, विष्ट, बारी, रचना, चाज और सिंधु सागर, ये सब दोआब के नाम हैं। इसको पहले एक एक करके समझेंगे, ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है। तो इसको एक फर्दर मैप बना लेते हैं। एक रफ मैप ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। जैसे कि यहाँ से ये तिब्बत से निकल के आ रही है हमारी सिंधु नदी, ओके, ये पाकिस्तान में होके ये जा रही है, पाकिस्तान में होके ये अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी है। कौन सी है? सिंधु नदी। लिख लेते हैं ऊपर नाम, सिंधु, ओके। सिंधु के बाद जो आती है वो आती है हमारी झेलम नदी, ये झेलम नदी है। उसके बाद आती है हमारी चिनाब, चिनाब रिवर में झेलम नदी मिल जाती है, ओके। इसको दिमाग के अंदर सेट करके रखना है, ठीक है। ये वाली है झेलम हमारी, JH झेलम। ये वाली हमारी है चिनाब, और उसके नीचे आती है हमारी ब्यास नदी, ब्यास नदी। उसके नीचे आती है हमारी सतलज रिवर, ओके। जो ब्यास नदी है वो सतलज में मिलती है, और ये सतलज फर्दर जाके किस में मिलती है? चिनाब में, ओके। इसको ध्यान रखना, सारी नदियाँ किस में मिल रही हैं? चिनाब में। झेलम, चिनाब, उसके बाद ये हमारी ब्यास, उसके बाद ये हमारी सतलज। ये क्रम है जो वो ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपर क्या है हमारा? सिंधु रिवर, उसके नीचे झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज। एक इसमें रिवर छूट गई है हमारी रावी नदी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। रावी किस में मिलती है? ये चिनाब में जाके, ओके। उसके बाद ये वाली जो सतलज है वो भी किस में मिलती है? चिनाब में जाके, और चिनाब फर्दर किस में मिल जाती है जाके? सिंधु नदी में। तो सारी नदियाँ, जैसे सिंधु नदी है, ओके, ये सिंधु वाली नदी है, ये मेन नदी है। और उसके बाद झेलम, फिर उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज। तो ये झेलम है वो चिनाब में मिलती है, और जो रावी है वो भी चिनाब में मिलती है, ब्यास सतलज में मिलती है, और सतलज जाके चिनाब में मिल जाती है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब देखते हैं दोआब। सबसे पहले देखते हैं विष्ट वाला, ये वाला, ओके। विष्ट नंबर, फर्स्ट नंबर जो हमारा दोआब है वो किस किस नदी के बीच में पड़ता है? तो सबसे पहले हम लेते हैं सतलज। ये वाला जो रीजन है ना, 1 नंबर वाला रीजन, यहाँ पर है विष्ट। विष्ट का मतलब जो VI है ना, ये ब्यास है, ओके। और ST का मतलब है हमारा ये सतलज। इसको ध्यान रखना। अगर इसको ध्यान रखोगे तो ये जो दोआब हैं ये आसानी से याद हो जाएंगे। विष्ट का मतलब है हमारा ब्यास, और जो IST है जो वो सतलज है हमारा, ठीक है। तो पहला नंबर जो पड़ता है वो यहाँ पर पड़ता है, यहाँ। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब सेकंड नंबर को देख लेते हैं। सेकंड नंबर है हमारा बारी। सेकंड नंबर बारी दोआब। बारी दोआब का कहाँ पर पड़ेगा? ये बारी का मतलब है ब्यास, और BA का मतलब है ब्यास, और RI का मतलब है रावी। इसको ध्यान रखेंगे। ब्यास और रावी नदियों के बीच में जो दोआब पड़ता है उसको बारी दोआब कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ओके। जो इसके बीच में जो दोआब पड़ रहा है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा बारी दोआब। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लें। थर्ड नंबर हमारा, थर्ड नाम है रचना। रचना दोआब किस किस नदियों के बीच में पड़ता है उसको हम फर्दर एक बार वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं। इसका बीच में डिवाइडेशन करके, जो आगे RA लिखा है ना, RA का मतलब है रावी, और जो दूसरे नंबर पर CHNA लिखा है उसका नाम है चिनाब। तो जो रचना वाला जो दोआब है वो रावी और चिनाब के बीच में पड़ता है, रावी और चिनाब के बीच में। जो ये वाला दोआब है ना, यहाँ पर जो ये वाला दोआब है वो वाला रावी और चिनाब के बीच में पड़ने वाला रचना दोआब है। तो हमने सबसे पहले देखा विष्ट
बिस्ट कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर ब्यास और सतलज के बीच में। बारी, बारी का मतलब ब्यास और रावी के बीच में। रचना, रचना का मतलब होता है चिनाब और झेलम के बीच में, सॉरी रावी और चिनाब के बीच में। अब देखते हैं इसके फर्दर वाला जो है चाज वाला। चाज मतलब क्या है, यहाँ पर चाज का मतलब ये है CH से बन रहा है चिनाब रिवर, और जो जे बनी है उससे बन रहा है झेलम रिवर। तो इस चिनाब रिवर और झेलम रिवर के बीच में जो पड़ने वाला दोआब है उसको क्या कहते हैं, चाज दोआब कहते हैं। कौन कौन सी रिवर, चिनाब और ये वाली चिनाब हो गई, और झेलम। झेलम के बीच में ये वाला और चिनाब के बीच में जो ये वाला क्षेत्र है ना, इसको कहते हैं चाज दोआब। इसको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा टिपिकल वर्ड है लेकिन जल्दी से याद हो जाएंगे अगर आप जो शब्द बता रहा हूँ मैं, जैसे CH से चिनाब है, जे से झेलम है, तो चिनाब और झेलम के बीच में पड़ने वाला जो दोआब है उसको क्या कहते हैं, चाज दोआब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले वाले पर आते हैं, सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि जो सिंधु नदी के पास में है, सिंधु नदी के साथ में जो दोआब है, तो सिंधु नदी के बाद झेलम आती है। जो ये वाला दोआब है ना, दो नदियों के बीच की जगह दोआब, तो उसको कहते हैं हम सिंधु सागर। ओके, तो बिस्ट वाला देखेंगे तो बिस्ट वाला ब्यास और सतलज के बीच में। बारी वाला देखेंगे तो ब्यास और रावी के बीच में ये वाला। ठीक है, और रचना वाला देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रावी और चिनाब के बीच में। यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको एक बार। ठीक है, चाज वाला देखेंगे तो चिनाब और झेलम के बीच में ये वाला हो जाएगा। ठीक, सिंधु सागर तो सबसे ऊपर वाला ही है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा पॉज करके देखें और ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिस्ट पहले ब्यास होगा, फिर सतलज होगा। बारी पहले फिर ब्यास होगा और रावी होगा। रचना रावी होगा और चिनाब होगा। चाज चिनाब होगा और झेलम होगा। सिंधु सागर मतलब सिंधु नदी और झेलम नदी। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पंजाब वाला जो ये वाला रीजन है ना, पंजाब और पंजाब का जो मैदान है, पंजाब और हरियाणा वाला मैदान, तो यहाँ से सतलज नदी निकल के जा रही है यहाँ से। ठीक है, ये सतलज है, उसके बाद ये ब्यास है, उसके बाद ये रावी है, चिनाब है, झेलम है, और उसके बाद ये सिंधु नदी। तो ये वाला जो रीजन है ना पंजाब वाला, पंजाब यहाँ पर पाकिस्तान में भी है, तो ये 5 नदियों के बीच में पड़ता है, इसलिए पंजाब कहते हैं इसको। और इनके बीच में पड़ने वाले जो दोआब हैं उसको तो एक बार एक्सप्लेन कर दिया मैंने, दोबारा उसको चाहे तो देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला है प्लेन ऑफ गंगा। गंगा में फर्दर हमने 3 डिवाइडेशन किए हैं, जैसे कि अपर गंगा का मैदान, इसको मैप में समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, मिडिल गंगा का मैदान और लोअर गंगा का मैदान। तो सबसे पहले मैप को देख लेते हैं। मैप ये है, इसी वाले मैप में देखते हैं। ओके, यहाँ से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, उत्तराखंड से। यहाँ से यमुना नदी निकलती है, तो यमुना नदी ये वाली जो है, यमुना नदी के वेस्ट में बताया पंजाब और हरियाणा का होगा, ईस्ट में जो है गंगा का शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अपर गंगा का मैदान जो ये वाला क्षेत्र है ना, अपर गंगा मतलब ऊपरी साइड में, नदर्न साइड में, उत्तरी साइड में जो मैदान है, वेस्ट यूपी का क्षेत्र है। दिल्ली से लेके इधर आप अलीगढ़ वगैरह में चले आएंगे, मथुरा वगैरह में, यमुना से इधर वाले क्षेत्र में। तो ये जो अपर गंगा का मैदान मिलता है ये अपर वाला हो गया। मिडिल वाला ये हो गया, यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश, और ये वाला जो बिहार वाला क्षेत्र है इसको कहेंगे मिडिल गंगा प्लेन। मिडिल जो बीच में पड़ता है, और सबसे नीचे आप चले आएंगे पश्चिम बंगाल, और जो बिहार का जो पूर्वी वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल का पूरा हिस्सा। और ये जैसे मैदान है बांग्लादेश में भी है, लेकिन अपने देश वाला जो नीचे वाला है उसको कहेंगे लोअर गंगा का प्लेन। ये बीच वाला हो गया मिडिल वाला, ऊपर वाला हो गया अपर गंगा का मैदान, और नीचे वाला जो हो गया वो हो गया हमारा लोअर गंगा का मैदान। ठीक है, यहाँ पर एक बार देखते हैं ट्रिब्यूटरी जो इनकी सहायक नदियाँ हैं उस पर एक बार ध्यान से देखते हैं गौर से। यहाँ पर तो यमुना नदी जा रही है, यहाँ ऊपर से गंगा आती है, ये गंगा जा रही है, और यहाँ पर ये एक हुगली नदी निकल जाती है, और ये पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, जो यमुना रिवर है नीचे से मिलती है, सोन नदी नीचे से मिलती है। सोन नदी यहाँ पर पटना के पास में बिहार में हो गए। ऊपर से रामगंगा है, गंडक है, कोसी है, शारदा यहाँ पर है, और ये तीस्ता नदी है यहाँ पर। जो ये वाला जितनी भी नदियाँ मिल रही हैं, ये सारी नदियाँ मिलकर ये पूरा मैदान है ना, गंगा का मैदान को निर्माण करते हैं। गंगा का जितना भी मैदान है यहाँ से लेके अपर गंगा से लेके लोअर गंगा तक
ये बहुत बड़ा मैदान है। 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। यहाँ से देखेंगे अगर पंजाब से लेके पूरा यहाँ तक 2400 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसकी जो लेंथ है ना वो 2400 किलोमीटर की है, और इसकी जो ब्रेथ है ना, चौड़ाई, वो 150 किलोमीटर से लगभग 300 किलोमीटर, घटती बढ़ती रहती है ना, कहीं पर कम चौड़ा है, कहीं पर ज़्यादा चौड़ा है। तो 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक ये मैदान फैला हुआ है। और ये 2400 किलोमीटर, शायद 2400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी लंबाई है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपर गंगा का मैदान है ये वाला, ये दिल्ली से लेकर शुरुआत होती है, और जो ईस्ट यूपी है ना, वहाँ तक इसका अपर गंगा का मैदान रहता है। यहाँ पर यमुना मिलती है, ठीक है, प्रयागराज पर। उसके बाद जो मिडिल गंगा का मैदान शुरू होता है वो वेस्ट यूपी और पूरा बिहार, ठीक है, पूरा बिहार और जो वेस्ट यूपी है उसको मिलाकर जो मिडिल गंगा का मैदान बन जाता है। यहाँ पर कई सहायक नदियाँ हैं गंगा की, वो मिलती हैं। सोन मिलती है नीचे से, ऊपर से गंडक हो गई, कोसी हो गई, तीस्ता नदी हो गई, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, तभी ये मैदान मिलकर बहुत उपजाऊ मैदान बनता है। उसके बाद ये लोअर गंगा का मैदान है। यहाँ पर हुगली नदी है, महानंदा नदी इधर से मिलती है, और ये गंगा नदी फिर फर्दर बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा के नाम से। ओके, ये गंगा का मैदान हो गया, अपर गंगा का मैदान हो गया, मिडिल का हो गया, और लोअर गंगा का मैदान हो गया। फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र प्लेन के ऊपर। ब्रह्मपुत्र प्लेन कौन सा है? ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है यहाँ से तिब्बत से, यहाँ से निकलती है ये, इसके पैरेलल चलते हुए तिब्बत में सांगपो रिवर नाम से जानी जाती है, सांगपो। ओके, सांगपो नाम से जानी जाती है तिब्बत में। फिर ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा नाम का जब यहाँ पर्वत पढ़ाया था, नामचा बरवा, जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, यहाँ से नामचा बरवा से ये मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश करती है दिहांग नाम से। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से ये प्रवेश करती है। यहाँ से जब प्रवेश करती है, यहाँ तो पहाड़ी इलाका है ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जब असम के क्षेत्र में आती है ना, लोअर क्षेत्र में आती है, तो लोअर क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में ये मैदान का निर्माण करती है ये। फिर यहाँ से बांग्लादेश में जमुना के नाम से नीचे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ओके, तो इसमें भी, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। ऊपर से सुबनसिरी है, मानस है यहाँ पर, ओके, मानस है, सुबनसिरी है, नीचे से भी है कपिलधारा वगैरह। तो इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर। तो ये सब सहायक नदियाँ मिलाकर भूटान से नीचे वाले में क्षेत्र में मानस रिवर मिलती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा से। तो ये यहाँ पर एक मैदान का निर्माण करती है, बहुत ही उपजाऊ मैदान है। और इसका यहाँ पर एक रिवर के अंदर माजुली आइलैंड है, जो विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन, जो नदी में बना हुआ, नदी के अंदर बना हुआ द्वीप है। उस पर पूरा एक ज़िला बसा हुआ माजुली नाम का, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र का प्लान हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो इसके बाद देखते हैं, एक बार फर्दर देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा आज की क्लास में। पहले ग्रेड प्लान देखा, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है इसका। एक्सटेंशन यहाँ से राजस्थान से लेकर पूरा ये अपर गंगा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, ओके, और ये ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, ये तो पूरा ग्रेड प्लान हो गया इंडिया का। उसके बाद हमने देखा इसको नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया में एक्सटेंशन देखा, थर्ड डेजर्ट वाला जो राजस्थान का रेगिस्तान है। उसके बाद पंजाब हरियाणा प्लेन देखा, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, ये गंगा के प्लेन हो गए। उसके बाद ब्रह्मपुत्र वाला, इसमें पर मैप में देखा, इसमें 1 नंबर जो है वो राजस्थान का प्लेन है। राजस्थान का डेजर्ट वाला एरिया है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, और किस कारण होती है, किस कारण से नहीं हो पाती है, वो अरावली वाली पर्वत वाला, जो उसके जैसे अरावली पर्वत है, और जो मानसून की हवाएं हैं, बादल हैं, वो इसके पैरेलल होकर निकल जाते हैं। दूसरा नंबर देखा पंजाब हरियाणा वाला, और तीसरा नंबर है जो दिल्ली से स्टार्ट होता है अपर गंगा का प्लेन, और फिर ये चौथा नंबर है मिडिल वाला, और 5वां नंबर लोअर गंगा का प्लेन, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन। ओके, ये हो गया डेजर्ट ऑफ राजस्थान। किस कारण से बारिश नहीं होती है? अरावली हिल पैरेलल टू मानसून विंड। ओके, मानसून विंड के पैरेलल होने के कारण, समांतर होने के कारण जो हवाएं होती हैं वो बिना टकराए हुए, बिना ऊपर उठे हुए आगे निकल जाती हैं, जिससे बारिश नहीं हो पाती है। इसकी इम्पोर्टेंट रिवर देखी थी लूनी रिवर। पंजाब हरियाणा का प्लेन देखा हमने, इसको बड़े ही मतलब डिटेल में पढ़ा है, बिस्ट वाला, बारी वाला, रचना, चाज और सिंधु सागर। इसको एक बार रिमाइंड करके देख सकते हैं आप वीडियो। और
ये आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से यहीं से बनते हैं। जो पंजाब हरियाणा का प्लान है ये तो सब कोई जानता है कि पंजाब हरियाणा में प्लान है, लेकिन ये जो बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। उसके बाद गंगा का प्लान हो गया, देख लिया हमने, ब्रह्मपुत्र का प्लान हो गया। अब फर्दर डिवाइडेशन कर लेते हैं, एक यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जो मैदान होते हैं ना, मैदान में क्या जो प्लान होते हैं, सबसे पहले हम लोग जो पहाड़ होते हैं, शिवालिक श्रेणियाँ पढ़ी थी हम लोग, ठीक है। जैसे ये मान लिया शिवालिक है, पिछली वाली क्लास को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि शिवालिक क्या है और मिडिल हिमालय क्या है और ग्रेटर हिमालय क्या है। तो शिवालिक वाला जो है सबसे नीचे वाली श्रेणी है, सबसे कम ऊंचाई की श्रेणी है। जैसे यहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, जो नदियाँ निकलती हैं वो इसमें गायब हो जाती हैं, पत्थर के नीचे से होकर निकल रहा होता पानी। देखा होगा आपने, अगर आप पहाड़ी एरिया में गए होंगे तो जो यहाँ पर नदियाँ चल रही होती हैं वो पत्थरों के नीचे से होकर चल रही होती हैं, मतलब यहाँ डिसअपीयर हो जाती हैं जो धाराएँ निकलती हैं, ठीक है, जो पानी की धाराएँ निकलती हैं। तो इस जो क्षेत्र होता है ना, बड़ा बड़े कंकड़ पड़े होते हैं पहाड़ों के नीचे, तो इसको क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। क्या कहते हैं, भावर, इसको कहते हैं भावर, ओके, इसको ध्यान रखेंगे। इसके नीचे जो मैदान आते हैं ना, वो यहाँ पर तराई वाले मैदान आते हैं। तो भावर की विशेषता क्या है, यहाँ पर जो भावर के मैदान होते हैं या बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होता है, यहाँ कृषि कार्य नहीं किए जा सकते, ओके। उसके जो नीचे आता है ना क्षेत्र, वो होता है तराई वाला क्षेत्र। तराई वाला क्षेत्र क्या होता है, वहाँ पर मतलब दलदली क्षेत्र जैसा होता है, यहाँ फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे फॉरेस्ट होते हैं और डेंस फॉरेस्ट होते हैं। जो ये वाला क्षेत्र होता है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है। भावर वाला क्षेत्र होता है वो 9 से 10 किलोमीटर के चौड़ाई में होता है, ठीक है। एक पतली बेल्ट होती है इस पहाड़ी के नीचे, ठीक है। ये पत्थरों वाली जो बेल्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, 9 से 10 किलोमीटर की चौड़ी होती है और इसके फुट हिल में जो तलहटी होती है उसमें बिछी होती है। इसके नीचे जो आती है ना, इस पत्थर से घिस घिस के जो मिट्टी जनती है यहाँ पर, ये तराई वाला मैदान होता है। यहाँ पर बैट मैदान होता है जिसको हम आर्द्र कहते हैं, और अच्छे खासे यहाँ वन होते हैं। ये जो होती है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है, तराई वाला रीजन जो होता है, ठीक है। अगर इसके नीचे उतर के आएंगे तो यहाँ पर दो प्रकार की मिट्टियाँ मिलेंगी हम लोगों को, एक मिलेगी बांगर और एक मिलेगी खादर। तो इसको अच्छे से समझते हैं, एक मिलती है बांगर और एक मिलती है खादर। जो बांगर मिट्टी होती है वो थोड़ा पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है, जो होती है ओल्ड वाली, ठीक है। और ये खादर जो होती है वो न्यू वाली होती है। जैसे कि नदियों में बाढ़ आती है ना, तो ये प्रत्येक वर्ष आती है। जैसे कोसी वाली नदी है, बिहार की जो कोसी नदी है, उसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। तो जब बाढ़ आती है तो अपने साथ वो मिट्टी बहा के लेके आती है, तो एक नई मिट्टी की चादर ऊपर बिछा देती है प्लेन के ऊपर। जो प्लेन के ऊपर नई चादर बिछ जाएगी ना, उसको कहते हैं खादर। और ये ओल्ड वाली होती है, वो थोड़ा कम उपजाऊ होती है, और जो नई वाली होती है वो थोड़ा अधिक उपजाऊ होती है। तो ये बांगर हो गया, ये खादर हो गई, ठीक है। तो ये दो प्रकार की मिट्टियाँ हो गई, जलोढ़ मिट्टी, बांगर और खादर। हमने सबसे पहले क्या देखा इसमें, हमने इसमें सबसे पहले देखा जो पहाड़ियाँ होती हैं, शिवालिक वाली श्रेणी है, ठीक है ना। उसके नीचे जो बेल्ट होगी, एक पतली सी बेल्ट होगी, वो 8-9-10 किलोमीटर की चौड़ी होगी, उसको हम कहेंगे भावर। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से, वो यहाँ पर डिसअपीयर हो जाती हैं, मतलब यहाँ पर गायब हो जाती हैं। पहाड़ों जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उसके नीचे से बह रही होती हैं, पत्थर ऊपर होते हैं, इसके बगल से बह रही होती हैं, ठीक है। उसके नीचे वाला क्षेत्र जो आता है थोड़ा चौड़ा होता है, ये तराई वाला होता है, तराई वाला रीजन होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकती है, कृषि हो सकती है, लेकिन ये वाला रीजन है, यहाँ कृषि नहीं हो सकती है। इसके नीचे जो आता है ये मैदान आता है हमारा बांगर और खादर वाला, बांगर और खादर वाला। जो खादर होती है वो होती है नई मिट्टी, जो नदी में बाढ़ आती है उसके द्वारा जो नई मिट्टी बिछाई जाती है उसको खादर कहते हैं। ये उपजाऊ मिट्टी होती है। बांगर भी उपजाऊ होती है लेकिन थोड़ी कम होती है इससे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा हो गया भावर, उसके बाद हो गया तराई वाला रीजन, उसके बाद ये बांगर हो गया और ये खादर हो गया। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आज आपको समझ में आया होगा और ये ब्रह्मपुत्र का हमने पढ़ लिया।
तो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। और ये अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आपको थोड़ा भी इससे लगता है कि हाँ अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। जय हिंद, जय भारत।